हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों के साथ कुछ स्ट्रेटजीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद अपने सीटेट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए यूज़ की थी। मेरे सीटेट का एग्ज़ाम 2020 दिसंबर में क्लियर किया था और मेरा पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्लियर हैं और मैंने मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और मेरी क्या स्ट्रेटजीज़ थी उसके बेस पर मैं आप लोगों के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहती हूँ। मे बी ये सब जो चीज़ें मेरे को हेल्पफुल रहीं वो आपको भी हेल्पफुल रहें। सो लेट्स वॉच। जैसे कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो 2 फेज़ में होता है। मीन्स 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है, यहाँ वैसे हम ये बेसिक डिटेल्स जो है वो पहले सारी शेयर कर चुके हैं। आप चाहो तो उस वीडियो को जा कर के देख सकते हो कि सीटेट के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है और पेपर कब होगा, कब हो सकता है, ये सारी चीज़ें। बट मैं अभी मेन स्ट्रेटजीज़ को शेयर करना चाहती हूँ। बस बेसिक आपको बता देती हूँ कि पेपर 1 जो होता है वो फ्रॉम क्लास 1 to 5th के लिए होता है एंड पेपर 2 जो होता है वो 6 to 8th के लिए होता है। अभी फ़िलहाल ऐसी कुछ बातें चल रही थी कि शायद हो सकता है कि सीटेट का एक थर्ड फेज़ भी क्रिएट किया जाए जो कि 10th to 12th क्लासेस के लिए रहे। लेकिन क्योंकि अभी उसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी दिसंबर वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 फेजेज़ में होगा या 2 फेजेज़ में, उसके लिए हमें नहीं पता है। बट जो हमारी बेसिक क्वालिफ़िकेशंस हैं उसके बेस पे जो एग्ज़ाम हम देने वाले हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर 1 आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप लोग टीजीटी के लिए एलिजिबल हैं तो पेपर 2, और इफ़ पीजीटी के लिए तो देन पेपर 3। ओके। तो अभी पेपर 3 का तो हमें बेसिक कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है। तो जो हमें पेपर 1 और 2 पता है और जो मैंने क्लियर किए हैं मैं उन्हीं को आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे हमें पता है बेसिक, ये 3 तो कॉमन है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। क्या क्या? सीडीपी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको कोई कन्फ्यूज नहीं होना है। जस्ट आपको जो लैंग्वेज आती है, मेनली मुझे लगता है कि हम लोगों के एरिया से बच्चे हिंदी एंड इंग्लिश को ही चूज़ करने वाले होते हैं। तो ऐसा कुछ जगहों पे आपको सुनने को मिलेगा कि फर्स्ट लैंग्वेज ईजी होती है, सेकंड लैंग्वेज टफ होती है। ऐसा सच कुछ नहीं है। 19-20 का अंतर होता होगा, बल्कि मुझे लगता है कि 19-20 का भी नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज अटेम्प्ट मतलब चूज़ कर सकते हैं। आपको बस 2 अलग अलग लैंग्वेज चूज़ करनी है। और भी उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उर्दू, पंजाबी, जो आप चाहो। बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि बच्चे हिंदी इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। ओके। तो जैसे और उसके बाद पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ये 3 सब्जेक्ट होने के बाद उसके बाद 4th होता है मैथ्स एंड देन ईवीएस। ठीक है, ये सारे 30-30 मार्क्स के होते हैं। इस अकॉर्डिंग पेपर 1 पूरा 150 मार्क्स का हो जाता है एंड पेपर 2 जो होता है उसमें सीडीपी 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30 एंड देन लैंग्वेज जो 4th पार्ट होता है वो मैथ एंड साइंस कंबाइंड आता है अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है। और अगर आप सोशल साइंस के हो तो सोशल साइंस आपका 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जैसे सीडीपी मैंने आपको बताया कि सीडीपी का जो सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड पेडागोजी है। तो मैं आपको जैसे कि धीरे धीरे नोट्स प्रोवाइड भी करा रही हूँ और समझा भी रही हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से। अगर आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको या तो डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को जैसा आप लोग कहोगे आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। मेरे पास पेपर 1 का तो सारा ही मटेरियल अवेलेबल है। पेपर 2 का तो मेरे पास मतलब ये 3 तो हैं, पर मेन सब्जेक्ट मेरे पास ऐसा सच कोई नोट्स नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, तो बाकी मैं आपको बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ कि मैंने अपने टाइम पे कैसे पढ़ा था। तो सीडीपी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था, मैंने कहीं से कोई भी किसी का भी कैसा भी कोई कोर्स नहीं लिया था। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है आपको, लर्निंग पढ़नी है, पेडागोजी पढ़नी है। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व करना है आपको, देन पेडागोजी पढ़नी है। लैंग्वेज 2 में भी कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, देन उसके बाद पेडागोजी पढ़नी है। आपको इतना सब कुछ, मैथ्स में भी यहाँ पर भी पेडागोजी रहती है और यहाँ पर भी इस सब्जेक्ट में भी पेडागोजी रहती है। यहाँ पर भी ईवीएस में थोड़ा बहुत पेडागोजी का रहता है। तो इस सारे से आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि सीटेट में पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल है। आपको
अगर सीटेट क्लियर करना है तो आपकी पेडागोजी पे आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब आप सीडीपी पढ़ते हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट देखें या किसी भी टीचर का जिसका आपको अच्छा लगता है, अगर आप देखते हैं यूट्यूब से या आपने कोर्स ले रखा है तो आप अगर सीडीपी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पेडागोजी आपकी उसी में कवर हो जाती है, क्योंकि सीडीपी में ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट आप पढ़ते हो, अगर आपने देखा होगा कि चाइल्ड का डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, उसमें कुछ प्याजे की थ्योरीज़ हैं, वाइगॉस्के की वगैरह वगैरह थ्योरीज़ हैं। फिर उसके बाद लर्निंग पढ़ते हो आप, लर्निंग में जैसे थॉर्नडाइक की, स्किनर की थ्योरीज़ हैं। देन पेडागोजी में हम अप्रोचेस पढ़ते हैं कि हम बच्चे को हमें किस तरीके से वैसे तो पेडागोजी एज सच कोई रटने की चीज़ नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर ही बेस्ड है। एज सच कुछ नहीं है कि हाय वो क्लियर कैसे होगा, उसे क्लियर कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं अपने सब्जेक्ट की तो पेपर इजीली सॉल्व हो जाता है। पर मैं फिर भी ये नहीं कहती कि अरे अच्छा, मतलब अगर इजीली हो जाएगा तो आप बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लो इस चीज़ को। नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, पर यह है कि पहले आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। बेसिक क्लियर करने के लिए पहले आप सीडीपी पढ़ना शुरू करो, क्योंकि मुझे लगता है कॉम्प्रीहेंशन का आप कितना ही प्रैक्टिस कर लोगे और करोगे भी तो वो आप बाद के लिए रखो। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग अगर टीचर बनना चाहते हो और सीटेट देने जा रहे हो तो उतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके पास कि आपको एक पैराग्राफ गिवन है और उसे देख करके आप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। क्योंकि यहाँ पे ऐसा ग्रामर जैसा तो कुछ नहीं आ रहा है जो आपको लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। आपको बस एक मतलब एक पैसेज दिया जाएगा, उसको रीड करना है, उसको रीड करके उसके आंसर्स देने हैं, बस बेसिक यही है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है। बाकी मैथ्स में नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, अर्थमेटिक, अगर आप ऐसा लगता है कि बेसिकली अभी आप लोग, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो कहीं जॉब ना कर रहा, और मुझे लगता है जो बच्चा टीचर देने जा रहा है, मतलब टीचर बनने वाला है या टीचर बनना चाहता है, वो बेसिकली ट्यूशन्स तो अपने घर पे दे ही रहा होगा। अगर वो किसी स्कूल को ज्वाइन भी नहीं कर रखा होगा तो बेसिक ट्यूशन्स तो देता ही होगा। और अगर कोई बेसिक ट्यूशन्स भी दे रहा है तो वो उसको बेसिक मैथ्स तो आती ही होगी, नंबर सिस्टम है, ज्योमेट्री है, अर्थमेटिक है। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपको प्रैक्टिस जैसा कुछ लगता है कि यार नहीं, शायद आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो मैं कहती हूँ आप इधर उधर भटको ही नहीं। आप यूट्यूब पर जाओगे, उन लोगों ने कोर्स सेल करने के लिए दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या पढ़ा रखा है। आप बस एक पीवाईक्यू उठाओ, एक पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप उसको देख के एकदम हाइपर ना हो जाओ, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, हो सकता है किसी पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आपसे ना लग रहा हो, तो आप दूसरा पेपर उठा के देखो। आप 2-3 पेपर लो, उन 2-3 पेपर्स के पीवाईक्यू को सॉल्व करके देखो। अगर आपको फिर भी लगता है कि अरे यार मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, तब तो फिर आपको अपने बेसिक्स पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप मैथ्स में 30 में से 15-16 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हो तो देन उसके बाद रेस्ट को आप अपनी प्रैक्टिस पर छोड़ दो, क्योंकि बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, मानो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो आप उसको देखो वो कैसे करना है। ठीक है, यूट्यूब से सर्च करके, गूगल लेंस पे सर्च कर लो उसका आंसर, वहाँ से देखो एंड देख के उसको सीखो, सीख के फिर वापस से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही है एक, और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ईवीएस का प्रॉपर लर्निंग है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको ईवीएस लर्न करना पड़ेगा, और अगर आप लोगों को ईवीएस के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे बता दीजिए, मेरे पास ईवीएस के प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अगर आप लोग बोलेंगे। उसके बाद पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये वही सीडीपी, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है वही, ठीक है, और लर्निंग पढ़ना है, पेडागोजी पढ़नी है। ऐसे ही लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है और पेडागोजी पढ़ना है। लैंग्वेज 2 में भी वही प्रैक्टिस करनी है और पेडागोजी पढ़ना है। देन आते हैं हम अपने मेन सब्जेक्ट पे। देखो, मेन सब्जेक्ट के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि देखिए, कोर तो वही है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो तब तो फिर आपको बुक्स इकट्ठी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप बेसिक पीवाईक्यूज़ उठाओ और वहाँ से पीवाईक्यूज़ लगाओ, और जो नहीं आता उस अपने उन पॉइंट्स को नोट डाउन करके रखो और क्लियर करो। लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो फिर आप 6th 7th 8th की एनसीईआरटी की बुक्स लो,
उन्हें रीड करो और वहाँ से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो। क्योंकि ऐसा है कि देखो, आप लोग आगे टीचर तो आपको बनना ही है, सीटेट दोगे तो आपको साइंस तो पढ़ना ही, मतलब जिस बच्चे का अगर मैथ्स है तो मैथ्स, साइंस है तो साइंस, वो तो आपको आगे भी पढ़ना है, कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ ये फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। अपने बेसिक्स को क्लियर करके चलोगे आज, तो कल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं अपना बताऊं तो मैंने मेन फोकस पैडागॉजी पे रखा था। मैंने मानो, अगर आप देखो, अगर आप ये मानो कि मैं कहती हूँ कि 100% तो कोई किसी चीज़ को नहीं कर सकता है। अगर आपने पैडागॉजी को इतने अच्छे से कर लिया, 90% लेके चलते हैं, तो 90% में अगर आप यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली, मेरे को लगता है कि 25 मिनिमम है और 28 मैक्सिमम है। मैं 30 से 30 नहीं कहती, 28 तक आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। अगर आप 25 to 28 मार्क्स यहाँ ले आते हो, कॉम्प्रीहेंशन और पैसेज करने पे अप्रॉक्सीमेटली 25 तक आप यहाँ आ जाते हो, 25 तक, क्योंकि ये जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है। देखो, मैं मानती हूँ कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट का भी क्लियर होना ज़रूरी है, पर अगर एग्ज़ाम हमारे सर पे है तो फिर हम बुक्स को ले लेकर और उनको नहीं पढ़ सकते और अपने बेसिक्स पे इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना करके पेपर को क्लियर करने पे फोकस रखना है। तो पेपर क्लियर कहाँ से होगा? पैडागॉजी पढ़ने से। यहाँ पर भी पैडागॉजी, यहाँ भी और यहाँ पर भी, ठीक है। देखो, अगर आप लोग, मैं अगर आपसे इतना बोलूँ कि मैथ्स एंड साइंस चलो आप अच्छे से नहीं पढ़ पाए, बेस बहुत, मतलब 6th 7th की तो यार कितनी कॉमन होती है, वो तो आपको आती ही होगी। मैथ्स, LCM, मैथ CF और डिविजिबिलिटी रूल और ये ऐसे बेसिक सारी चीज़ें ये तो आपको आती होंगी, वहाँ से कर लोगे। साइंस में सेल है, फूड है और फूड रिसोर्सेज है, फूड मैनेजमेंट है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपको, मुझे लगता है, आते ही होंगे। तो अगर आप मानो आपको यहाँ पे ये जस्ट एक क्वालिफाइंग पेपर है, आपको केवल 90 मार्क्स चाहिए, तो आपने 25 भी लेके चलो, 25 50 अप्रॉक्सीमेटली, 20 यहाँ ले लिया मैंने, 70, एंड देन आपको 25 या अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स यहाँ ले लिए आपने, तो आपका पेपर हो गया क्लियर। सेम एज विद हेयर, आपने 25 यहाँ लिए, या चलो 25 एंड देन 20 मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है, 50 एंड 20 70, और आप 15 मार्क्स यहाँ ले आओगे, हो गया पेपर क्लियर। तो एज सच आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने एक तो पेडागॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है, कॉम्प्रीहेंशन को भी अगर आप कर लेते हो तो देखो ना, आप 90 मार्क्स का पेपर तो इतना ही हो रहा है। इस 90 में से भी अगर आप 40 अप्रॉक्सीमेटली 50 मार्क्स ले आते हो, तो आप 50 यहाँ ले आए, 40 यहाँ ले आओ, हो गया काम, ठीक है। ये आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, मैंने तो ऐसे ही किया था, बाकी इट्स अप टू यू। हो सकता है कि मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई वो केवल मेरे लिए काम करे, आपके लिए ना करे, या मेरा लक अच्छा हो, मेरे टाइम पे पेपर इजी आए हो, गॉड नोज़। बट मैंने जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया, जो मैंने अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और उसके थ्रू मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो भी गया, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हो सकता है शायद वो आपके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर मेरी बताई हुई चीज़ें अगर आपको थोड़ी हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये कुछ बेसिक टिप्स हैं, आपको क्या करना है, पैडागॉजी को टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने पढ़ लिया और एग्ज़ाम आया, रिवीजन ही नहीं किया था तो सब भूल गए, ऐसा नहीं है, रिवीजन भी करते रहना है। लैंग्वेज स्किल को स्ट्रेंथ देनी है आपको, उसकी प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनानी है आपको, आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने मेन सब्जेक्ट को बिल्कुल ही लाइटली ले लिया, अगर आप 60 मार्क्स में से कुछ भी नहीं करके आओगे तो फिर तो कैसे एग्ज़ाम होगा ना। तो और PYQs, आप PYQs कीजिए, मॉक भी मत लगाओ, PYQ करो। PYQ से आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग आएगी कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, क्या नहीं। और कंसिस्टेंट रहिए, डेली पढ़िए, छोड़िए नहीं एक भी दिन, ठीक है। और लास्ट मिनट पे जो वो हसल हो जाता है, प्लीज़ उससे बचिए। अगर आप अभी से आराम कर रहे हैं और लास्ट मिनट पे आप हसल करेंगे और बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। ओके, एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।